Hello students, in this video we will cover chapter 7 of currency derivative module, that is clearing, settlement and risk management in exchange traded currency derivative। तो इस चैप्टर में हम क्लियरिंग मैकेनिज्म डिस्कस करने वाले हैं और कैसे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सारी चीज़ों को सेटल आउट करता है। तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं और ये चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल ज़्यादा है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और पर्सनल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो सबसे पहले क्लियरिंग कॉर्पोरेशन समझते हैं कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या है। सो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इज एन एजेंसी रजिस्टर्ड विद सेबी एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लियरिंग इन सेटलमेंट्स ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो देखिए, जितने भी ट्रेड्स होते हैं करेंसी डेरिवेटिव में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, एक्सचेंज के थ्रू जितने भी ट्रेड्स होते हैं, तो उनको ट्रेड्स को सेटल आउट कराने की, यानी बायर और सेलर के ऑब्लिगेशंस को सेटल आउट कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की होती है। एंड अगेन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इज टाइटली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। प्राइवेट लोग कंट्रोल नहीं करते हैं इसको, एक्सचेंज के ही लोग होते हैं और एक्सचेंज के लोग ही इसको सेटल आउट करवाते हैं। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एक्ट्स एज अ लीगल काउंटर पार्टी टू ऑल द ट्रेड्स इन करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट, और इसलिए ही वो गारंटी भी देते हैं सेटलमेंट की। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फीचर है, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का। क्या है कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन गारंटीज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ ट्रेड, सॉरी फाइनेंशियल सेटलमेंट ऑफ अ ट्रेड। तो यहाँ पे अगर कोई भी डिफॉल्ट होता है किसी ब्रोकर के थ्रू या फिर काउंटर पार्टी के थ्रू कोई डिफॉल्ट होता है, तो दैट डिफॉल्ट विल बी मेड गुड बाय द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, है ना। तो दूसरी पार्टी को वो लॉस नहीं होने देंगे, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन उसकी गारंटी लेता है। सो द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एंड सेटलमेंट प्रोसेस कंप्राइजेस ऑफ 3 मेन एक्टिविटीज। कौन कौन सी होती है? क्लियरिंग होती है एक, तो सेटलमेंट होती है और रिस्क मैनेजमेंट होती है। क्लियरिंग माने फंड्स को सेटल आउट कराना, सेटलमेंट माने ट्रेड को सेटल आउट कराना, और रिस्क मैनेजमेंट माने कि अगर कोई भी पार्टी डिफॉल्ट करती है तो उस पार्टी के डिफॉल्ट के लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कैसे पूरा इंटरेस्ट को कंट्रोल करता है और कैसे वो फंड्स को सेटल आउट करवाता है, उसको रिस्क मैनेजमेंट हम बोलते हैं। देन क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एक्टिविटीज आर अंडरटेकन बाय द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन विद द हेल्प ऑफ क्लियरिंग मेंबर एंड क्लियरिंग बैंक्स। तो देखिए, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन खुद काम नहीं करता है, वो भी उन्होंने भी अपना जो प्रोफाइल है आउटसोर्स किया हुआ है, वो क्लियरिंग मेंबर्स को और क्लियरिंग बैंक्स को किया हुआ है। तो क्लियरिंग मेंबर्स का काम होता है स्टॉक्स को क्लियर कराना या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लियर कराना, और क्लियरिंग बैंक्स का काम क्या होता है? फंड्स को सेटल आउट करना। ठीक है, तो दोनों के अपने अपने फंक्शन है। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन अगेन अंडरटेक्स इट्स एक्टिविटीज थ्रू क्लियरिंग मेंबर्स एंड क्लियरिंग बैंक्स। तो यहाँ पे क्लियरिंग एंड सेटलमेंट मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे होता है, तो पूरे स्टेप्स हैं। तो इसको हम अच्छे से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट से एक बार समझने की कोशिश करते हैं क्लियरिंग एंड सेटलमेंट में क्या। तो लेट्स सपोज कि देयर वाज अ ट्रेडर 1, एक ट्रेडर 1 था। उसने क्या किया? उसने बाय किया 1 यूएसडी, इसने 1 यूएस डॉलर बाय करा एंड लेट्स से एट द प्राइस ऑफ 83 रुपीज ने उसने 1 यूएस डॉलर बाय करा। ऑन उसकी काउंटर पार्टी है ट्रेडर 2। तो ट्रेडर 2 ने क्या किया? सेल किया 1 यूएस डॉलर। अगेन इसने कितने प्राइस पे किया होगा? 83 के प्राइस पे किया होगा। तो ट्रेडर 1 ने जब यूएस डॉलर बाय करा होगा तो उसने 83 रुपीज अपने ब्रोकर को डिपॉजिट करे होंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था प्रीवियस चैप्टर्स में कि कोई भी ट्रेडिंग अगर एक्सचेंज पे होती है तो वो ब्रोकर के थ्रू ही हो सकती है। ब्रोकर के बिना आप एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इज नॉट अलाउड विदाउट द हेल्प ऑफ ब्रोकर। तो ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से आपको ट्रेडिंग करना होता है। तो इसने अपने ब्रोकर पे 83 रुपीज डिपॉजिट करे होंगे। ऐसे ट्रेडर 2 ने अपने ब्रोकर के थ्रू ट्रेडिंग करी होगी, ब्रोकर 2। तो इसने जब अपना सेल ऑर्डर मारा होगा 1 यूएस डॉलर का, तो इसने 1 यूएस डॉलर को डिपॉजिट किया होगा, यस और नो? 1 यूएस डॉलर को इसने डिपॉजिट करा क्योंकि इसने डॉलर बेचा है। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रेडिंग वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग वाला पार्ट। यहां पे दोनों की लायबिलिटी डिटरमाइन हो गई कि ट्रेडर 1 को पे करना है, पैसे पे करने हैं 83 रुपीज, और ट्रेडर 2 को डॉलर पे करना है 1 डॉलर। अब बीच में इसको सेटल आउट कौन कराएगा? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तो बीच में जो पार्टी आ जाएगी वो आ जाएगी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। अब आफ्टर द डे ओवर, मतलब जब भी ये पूरी ट्रांजैक्शन हुई 3:30 पे या 5 o'clock पे मार्केट बंद हो जाती है, करेंसी मार्केट 5 o'clock पे बंद होती है। आफ्टर द डे इज ओवर, अब ब्रोकर 1 जो है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन पे जाएगा और फंड्स को डिपॉजिट कर देगा 83 रुपीज को, जिसको हम बोलते हैं फंड्स पे इन। फंड्स पे इन यानी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन पे डिपॉजिट करा दिया।
ऐसे ही 5 o'clock के बाद ब्रोकर 2 भी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास जाएगा और $1 को डिपॉजिट करा देगा, जिसको आप बोलोगे सिक्योरिटीज पे इन। सिक्योरिटीज माने कोई भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई भी शेयर या फिर किसी भी तरीके का बॉन्ड हो गया तो वो सिक्योरिटीज में आता है। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, सिक्योरिटीज पे इन। ठीक है, फिर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन भी एक दिन लेगा पूरी चीज़ों को समझने के लिए और पार्टीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर उसके बाद जो सिक्योरिटी पे इन हुआ है उसका यहां से क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ब्रोकर 1 को पे आउट कर देगा सिक्योरिटी का, क्योंकि इन्होंने इसने क्लाइंट ने डॉलर मांगा था तो उसको डॉलर देना पड़ेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिक्योरिटीज पे आउट। ऐसी ब्रोकर 2 को क्या मिल जाएगा, फंड्स, क्योंकि उसके क्लाइंट ने बेचा था तो फंड्स पे आउट। ये होता है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट मैकेनिज्म, पूरा इस तरीके से गवर्न करता है। बट एक्सेप्ट क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, यहाँ पे क्या आ जाता है, क्लियरिंग मेंबर्स आ जाता है और क्लियरिंग बैंक आ जाता है। ठीक है, बस ये पूरा मैकेनिज्म है। तो वापस चलते हैं नोट्स पे। सो द क्लियरिंग मैकेनिज्म एसेंशियली इन्वॉल्व वर्किंग आउट ओपन पोजीशंस एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द क्लियरिंग मेंबर्स। दिस पोजीशन इज कंसिडर्ड फॉर एक्सपोजर एंड डेली मार्जिन पर्पसेस। ठीक है, the open position of clearing members are arrived at by aggregating all the open positions of all the brokers, है ना। तो उनको तो होलिस्टिकली काम करना पड़ता है, जितनी भी ओपन पोजीशंस होती हैं एक पर्टिकुलर क्लियरिंग मेंबर या पर्टिकुलर ब्रोकर की, तो उसको कंसीडर करना होता है। फिर जब वो पे आउट करते हैं तो पे आउट के बाद ब्रोकर अपने आप चीज़ों को मैनेज करता है। A trading member's open position is arrived at by summing up his proprietary trade and client open position। तो proprietary और client दोनों के दोनों को कंसिडर वो करना पड़ेगा उनको। देन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पर्टेनिंग टू क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। पे इन मैंने आपको बता ही दिया है और पे आउट भी मैंने आपको बता दिया। जब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्लियरिंग मेंबर्स या फिर ट्रेडिंग मेंबर्स को पैसा रिलीज करता है तो उसको पे आउट बोलते हैं, और जब क्लियरिंग मेंबर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को पैसा देता है तो उसको हम बोलते हैं पे इन। ये जो जितना भी सेटलमेंट है कैसे होता है, T+2 डेज पे होता है फाइनल सेटलमेंट, और अगर कोई इंटरमीडियरी सेटलमेंट है तो वो T+1 डे पे होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मान के चलिए अगर मंडे को ट्रेड हुआ है तो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कब होगा, वेडनेसडे को, क्योंकि 2 दिन तो सेटलमेंट करने में लगेगा T+1। और ऐसी T+2 डे का क्या हो जाएगा, अगर मंडे को आपने ट्रेड लिया है तो +2 डेज वो लेंगे और साथ में थर्सडे को आपके अकाउंट में पैसा वो दिखने लग जाएगा, पैसा या सिक्योरिटी जो भी है। तो मान के चलिए फाइनल सेटलमेंट कब होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है और उसके पहले की जितनी भी सेटलमेंट है वो कौन सी होती है, इंटरमीडिएट सेटलमेंट्स होती हैं और वो T+1 डेज पे की जाती है। लिस्ट ऑफ एंटिटीज की बात करें तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम क्या होता है, क्लियरिंग हाउस ही बोलते हैं इसको। एंड देन वी हैव क्लियरिंग मेंबर। तो क्लियरिंग मेंबर कितने तरीके के होते हैं, सेल्फ क्लियरिंग मेंबर, ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर एंड प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर। तो प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर में प्रोफेशनल कंपनीज आ गई, जैसे कि बैंक्स हो गए, कस्टोडियंस हो गए, वो सारे प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स होते हैं। तो सेल्फ क्लियरिंग मेंबर्स कौन से होते हैं, दे क्लियर एंड सेटल ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड बाय देम ओनली ईदर ऑन देयर ओन अकाउंट और ऑन अकाउंट ऑफ देयर क्लाइंट्स। तो ये वो ब्रोकर हो गए जो अपने भी ट्रेड्स को सेटल आउट करते हैं और अपने क्लाइंट्स के भी सेटल आउट करते हैं। ट्रेडिंग मेंबर कम क्लियरिंग मेंबर, ये वो ब्रोकर हो गए जो ट्रेडिंग भी करवाते हैं और क्लियरिंग भी करवाते हैं। तो दे क्लियर एंड सेटल देयर ट्रेड्स एज वेल एज ट्रेड्स ऑफ देयर अदर ट्रेडिंग मेंबर्स। तो और जो ब्रोकर्स हैं उनके भी ट्रेड्स को वो सेटल आउट कराते हैं। देन प्रोफेशनल जो बैंक्स और कस्टोडियन हो गए, दे क्लियर एंड सेटल ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड बाय ट्रेडिंग मेंबर्स। ये ट्रेडिंग नहीं करते हैं, ध्यान रखना। जो प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स होते हैं वो ट्रेडिंग नहीं करते हैं, दे आर नॉट अलाउड टू ट्रेड ऑन द मार्केट्स, दे आर ओनली अलाउड टू क्लियर द ट्रेड्स। देन वी हैव क्लियरिंग बैंक्स। तो फंड्स का सेटलमेंट कौन करेगा, मैंने बताया था आपको, क्लियरिंग बैंक्स ही कराएगा। ठीक है, फिर एक और इंटरमीडियरी होती है जिसको हम बोलते हैं डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो डिपॉजिटरी क्या होती है, डिपॉजिटरी वो होती है जो रिकॉर्ड रखती है सारे सिक्योरिटीज का, रिकॉर्ड ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमेट फॉर्म, रिकॉर्ड ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमेट फॉर्म। डीमेट फॉर्म को हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बोलते हैं। तो ये काम क्या होता है, डिपॉजिटरी का काम होता है। तो डिपॉजिटरीज आर जस्ट लाइक बैंक बट इंस्टेड ऑफ कैश दे आर होल्डिंग सिक्योरिटीज, है ना। तो सेंट्रलाइज है अगेन। और इंडिया में कितनी डिपॉजिटरीज हैं, इंडिया में केवल 2 ही डिपॉजिटरीज हैं, CDSL एंड NSDL। तो CDSL को BSE ने प्रमोट किया था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, और NSDL को NSE ने प्रमोट किया था, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है,
और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डिपॉजिटरी के एजेंट्स होते हैं और वो डिपॉजिटरी पे अकाउंट खुलवाते हैं क्लाइंट्स का, ठीक है। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द डिपॉजिटरी एंड द क्लाइंट्स, इंडिविजुअल क्लाइंट्स. So a depository is an entity facilitating the holding of securities in electronic form. बुक एंट्री के थ्रू वो सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है और इसको हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को डीमेट फॉर्म में बोलते हैं. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ डिपॉजिटरी इज टू प्रोवाइड मेंटेनेंस, ओनरशिप एंड ट्रांसफर रिकॉर्ड्स ऑफ द सिक्योरिटी इन एन इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री, ठीक है. पेपरलेस ट्रेडिंग होती है इसके अंदर, और आप पेपर बेस्ड ट्रेडिंग से पेपरलेस ट्रेडिंग की तरफ कौन लेके गया आपको? डिपॉजिटरी. और कब बनी है? 1996 के अंदर बनी है. अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या है? द डिपॉजिटरी प्रोवाइड्स इट्स सर्विसेज टू क्लाइंट्स थ्रू इट्स एजेंट कॉल्ड एज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ठीक है. तो ये एजेंट होते हैं डिपॉजिटरी के और वो क्लाइंट्स को सर्विस, यानी अकाउंट खुलवाना, डीमेट अकाउंट ओपन करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की, है ना. लेकिन करेंसी ट्रेडिंग के अंदर या करेंसी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के अंदर इनका क्या काम है, इनका क्या फंक्शन है? तो देखिए, हमने डिस्कस किया था कि जब आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो यू नीड टू डिपॉजिट मार्जिन. आपको मार्जिन डिपॉजिट करना पड़ेगा व्हेन एवर यू आर एंटरिंग इनटू अ ट्रेड, बी इट अ फ्यूचर और ऑप्शन. आप किसी भी एफएनओ ट्रेड के अंदर एंट्री लेते हैं, आपको इनिशियल मार्जिन देनी पड़ती है. तो वो इनिशियल मार्जिन जो है वो कैश की फॉर्म में हो सकती है या वो सिक्योरिटीज की फॉर्म में हो सकती है. मान के चलिए कोई शेयर आपने गिरवी रख दिया, या कोई इवन आपके पास अगर, हाँ, शेयर्स ही आपको रखने पड़ेंगे, इसके अलावा तो आप नहीं रख सकते. तो आपने शेयर्स को गिरवी रख दिया, तो शेयर्स को गिरवी रखने को क्या बोलेंगे? प्लेज, है ना. आपने बोला कि सर मेरे पास कैश तो है नहीं, ब्रोकर को बोला क्लाइंट ने कि सर मेरे पास कैश नहीं है बट मेरे पास शेयर्स हैं. शेयर्स भी लिक्विड एसेट है, अगर मेरे को लॉस आए तो आप मेरे शेयर बेच के पैसे रिकवर कर लेना. तो वो शेयर्स को जब आप प्लेज कराओगे तो वो प्लेज का रिकॉर्ड कौन रखेगा? वो प्लेज का रिकॉर्ड रखेगी डिपॉजिटरी. देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? द रोल ऑफ डिपॉजिटरी एंड डीपीज आर मेनली लिमिटेड टुवर्ड्स द प्लेज एंड रीप्लेज ऑफ सिक्योरिटीज एज कोलेटरल टुवर्ड्स द मार्जिन. तो जो भी शेयर प्लेज कराएंगे आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स के लिए या फिर करेंसी ट्रेडिंग के लिए, जो भी शेयर प्लेज होगा वो ही उसका काम, किसका काम है? वो डिपॉजिटरी और डीपी का काम है, वो उसका रिकॉर्ड रखने का. देन कम्स द इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन. इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब क्या है? कि दो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आपस में काम कर सकते हैं. दो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट्स को सेटल आउट कर सकते हैं या फिर एक दूसरे के क्लाइंट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को सेटल आउट कर सकते हैं. बस इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब ये होता है. सो द कंसेप्ट ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी अमंग क्लियरिंग कॉर्पोरेशन नेसेसिटेट्स द लिंकिंग ऑफ मल्टीपल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, या फिर इंटरऑपरेबिलिटी अमंग क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हैज enabled a clearing member to select the corporation of its choice, ठीक है. सो वंस यू हैव बिकम अ क्लियरिंग मेंबर, तो आप किसी भी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के आप फंड्स को सेटल आउट कर सकते हो, ट्रेड्स को सेटल आउट कर सकते हो. It allows market participants to consolidate their clearing and settlement functions at a single clearing corporation irrespective of the stock exchange. तो देखिए, अगर अब इंडिया में NSE और BSE है तो NSE का अपना क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है और BSE का अपना क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है. तो आप दोनों में से किसी के भी ट्रेड को सेटल आउट कर सकते हो. क्योंकि ऐसा इसलिए है, ये फीचर रखना क्यों ज़रूरी था कि ये हो सकता है कि अगर आपने मान के चलिए आपने बाय किया NSE पे, NSE पे आपने बाय किया लेकिन आपने सेल कर दिया गलती से BSE पे. आपने बाय किया NSE पे, सेल कर दिया BSE पे, तो आपकी सेटलमेंट कैसे होगी? तो यहाँ पे दोनों ही एक्सचेंज इन्वॉल्व हो गए, तो दोनों के क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इन्वॉल्व हो जाएंगे, तब जाके आपकी नेट लायबिलिटी और नेट ऑब्लिगेशन आएगी. इसीलिए इंटरऑपरेबिलिटी यहाँ पे फीचर इनको देना पड़ा, ताकि अगर एक ट्रेड दूसरी जगह पे दूसरे एक्सचेंज पे एग्जीक्यूट हुआ है तो वहाँ पे इनको प्रॉब्लम्स ना आए. So to manage the interclearing corporation exposure in the P2P link, the clearing corporation shall maintain sufficient collateral with each other. अब देखिए, ये भी तो हो सकता है कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का आपस में शॉर्टफॉल हो जाए. एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की लिमिट हो मान के चलिए 1000 करोड़ की, दूसरे की हो 800 करोड़ रुपए की. तो वहाँ पे अगर शॉर्टफॉल हो गया तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को तो एक्सपोजर हो जाएगा ना, और उसने गारंटी दे रखी है सेटलमेंट करने की. तो वो ये कह रहे हैं कि एक दूसरे के पास वो थोड़ा थोड़ा फंड भी छोड़ देंगे ताकि कोई शॉर्टफॉल की गुंजाइश ना हो सके, ठीक है. देन कम्स द सेटलमेंट वाला पार्ट, और सेटलमेंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि कैश सेटलमेंट होती है, फिजिकली सेटल नहीं होता है. इंडिया के अंदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट सब्जेक्ट टू फिजिकल सेटलमेंट, दे आर सब्जेक्ट टू कैश सेटलमेंट. क्योंकि इंडिया के अंदर गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हम डॉलर में ट्रेड करें, रियल डॉलर के अंदर ट्रेड करें, हम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है.
एंड ऑल द सेटलमेंट इज डन ऑन द T+2 डे बेसिस। अगर आप फाइनल सेटलमेंट में जा रहे हैं एक्सपायरी वाले दिन अगर आपकी सेटलमेंट हो रही है तो T+2 है, अदरवाइज T+1 वर्किंग डे, यानी 2 दिन के अंदर आपका ट्रेड पूरा जो है सेटल आउट हो जाएगा। एक यहाँ पे लाइन और है, ऑल ओपन पोजीशंस ऑन द लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शैल बी मार्क टू द फाइनल सेटलमेंट प्राइस। तो जो भी अगर मान के चलिए शाम को 5 बजे एक्सपायरी हुई और डॉलर का रेट सेटल हुआ 83 पे, तो 83 पे ही सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है सेटल आउट हो जाएंगे। तो उस हिसाब से जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उस हिसाब से आपका काउंट हो जाएगा। देन फंड सेटलमेंट, अगेन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, पे इन ऑफ फंड एंड पे आउट ऑफ फंड होगा। तो उस डायग्राम से, उस फ्लो चार्ट से हमने सब कुछ ऑलरेडी कवर कर लिया है। देन रिस्क मैनेजमेंट, मैंने आपको बताया था कि जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है उसने गारंटी दे रखी है फंड को सेटल आउट कराने की। तो गारंटी का मतलब क्या है, अगर कोई भी ब्रोकर या क्लाइंट कोई भी डिफॉल्ट करता है तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन अपनी जेब में से वो पैसा भरेगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन भी वो पैसा लाएगा कहाँ से? इसलिए वो क्या करता है, एक रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करता है। और रिस्क मैनेजमेंट को क्या फॉलो करता है, इन्होंने क्या तरकीब निकाली, इन्होंने कहा कि जो ट्रेडर्स है ना, इनसे इनिशियल मार्जिन ले लो। इनिशियल मार्जिन माने वो उतना फंड ले लो कि जितना वो एक दिन के अंदर लॉस झेल सकता है। तो मान के चलिए अगर डॉलर एक दिन के अंदर 5% की मूवमेंट दिखा सकता है, या तो 5% ऊपर चला जाएगा या 5% नीचे चला जाएगा, तो वो 5% पहले ही ट्रेडर से वो डिपॉजिट करा लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनिशियल मार्जिन। तो मान के चलिए 80 रुपीज़ का डॉलर है ना, 80 रुपीज़ का डॉलर आपने परचेज करा और वो 5% या तो ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, यानी इन एनी केस ये +-4 का आपको मूवमेंट दिखा सकता है। तो एक ट्रेडर को ज़्यादा से ज़्यादा जो लॉस आएगा वो 4 रुपये का लॉस आएगा। तो 4 रुपये का लॉस आएगा तो 4 रुपये का ही वो इनिशियल मार्जिन उससे डिपॉजिट करा लेते हैं। तो जितना एक दिन के अंदर लॉस पॉसिबल हो सकता है, एक्सचेंज को पता होता है कितना लॉस पॉसिबल है, तो उतना ही वो इनिशियल मार्जिन उनसे ट्रेडर से डिपॉजिट करा लेते हैं, दैट्स इट। तो इसलिए वो रिस्क मैनेजमेंट इस तरीके से करके चलते हैं कि उनकी कभी पर्सनल लायबिलिटी बने ही ना। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, मार्जिन। मार्जिन इज अ प्रोसेस बाय विच अ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कंप्यूट्स द पोटेंशियल लॉस दैट कैन अकर टू द ओपन पोजीशन। यही हमने डिस्कस करी थी। मैक्सिमम कितना लॉस आ सकता है एक ट्रेडर को, उतनी मार्जिन वो ऑलरेडी लगवा लेते हैं। अब उसके बाद ट्रेडर चाहे पैसे दे ना दे और छोड़ के चला जाए, खाता बंद कर दे, डीमेट अकाउंट बंद कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद ब्रोकर के पास उसको पहले इनिशियल मार्जिन देनी पड़ेगी बिफोर एंटरिंग इनटू इट। तो ये जो मार्जिन होती है 2 तरीके की होती है, स्पैन मार्जिन एंड एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। तो स्पैन मार्जिन यूजेस द प्राइस एंड वोलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइन सिक्योरिटी। और वोलेटिलिटी क्या है, मान के चलिए इंडिया के अंदर डॉलर की जो वोलेटिलिटी है 3% की है, यानी अगर वो 80 पे चल रहा है तो उसकी लिमिट्स क्या हो जाएंगी, या तो वो 82.4 ऊपर जा सकता है या फिर वो 77.6 तक नीचे जा सकता है। तो ये उसकी लिमिट होगी डेली की लिमिट। तो यानी 2.4 के हिसाब से उन्होंने स्पैन मार्जिन अपनी रखी, जो डेली की वोलेटिलिटी है, यानी डेली की जितनी भी उठा पटक है उसके हिसाब से आप स्पैन मार्जिन ले लो, ये तो नॉर्मल सी बात है। फिर दूसरी हो गई एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। तो एक्सट्रीम लॉस मार्जिन क्या है, हो सकता है स्पैन मार्जिन के बाहर भी मूवमेंट हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है इंटरनेशनल सिनेरियोज हो जाए या फिर कोई भी ऐसा अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाए कि जिसके अंदर एक जो लिमिट सेट करी है उसके बाहर की मूवमेंट हो जाए। तो उसके बाहर की अगर मूवमेंट हो गई और ट्रेडर ने पैसे देने से मना कर दिया या फिर ट्रेडर के फंड में इतना, ट्रेडर के अकाउंट में इतना पैसा नहीं था, तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को एक्सपोजर हो जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए एक एक्सट्रीम लॉस मार्जिन भी उन्होंने रखा हुआ है, विच इज ओवर एंड अबव द स्पैन मार्जिन। ठीक है, तो एक्सट्रीम लॉस मार्जिन इज एन एडिशनल मार्जिन चार्ज बाय द एक्सचेंज इन एडिशन टू द नॉर्मल मार्जिन। तो ये एक्स्ट्रा मार्जिन भी वो रखते हैं, यानी एक्स्ट्रा सेफ्टी भी उन्होंने रखी हुई है इन द फॉर्म ऑफ एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। So ELM is designed to cover the risk of losses beyond the level predicted by the war model. तो any unfortunate event हो सकता है ऐसा हो जाए, तो उसके केसेस में भी इन्होंने अपने आप को सेफ गार्ड रखा हुआ है, तो ELM भी ट्रेडर को देनी पड़ती है। देन एक यहाँ पे फंड भी बनाया है सेबी ने, कोर सेटलमेंट गारंटी फंड। और वो फंड किस लिए बनाया गया है, अगेन वही, अगर शॉर्टफॉल हो गया और शॉर्टफॉल के चक्कर में किसी ट्रेडर ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, किसी ट्रेडर ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो दूसरे ट्रेडर को लॉस नहीं होना चाहिए। तो दूसरे ट्रेडर को लॉस कैसे वो कम करेंगे, अगर फंड होगा इनका कोई, उन्होंने कोई मान के चलिए आके अपना कोई इंटरमीडिएट फंड बनाया हुआ है जिसके थ्रू वो पैसा निकाल के ट्रेड को सेटल आउट कर सकते हैं, तो वो सेबी ने यहाँ पे बनाने को बोला है सारे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को। सो एवरी रिकॉग्नाइज्ड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन शैल एस्टैब्लिश एंड मेंटेन अ फंड बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड
इन द इवेंट ऑफ क्लियरिंग मेंबर फेलिंग टू ऑनर इज सेटलमेंट ऑब्लिगेशन, मैं वही बोल रहा था, अगर डिफॉल्ट किया क्लियरिंग मेंबर ने तो ट्रेडर तक वो डिफॉल्ट नहीं जाना चाहिए. द फंड शैल बी यूटिलाइज टू कंप्लीट द सेटलमेंट. द कॉर्पस ऑफ द फंड शैल बी एडिक्वेट टू मीट द सेटलमेंट ऑब्लिगेशन. तो कॉर्पस इतना होना चाहिए कि जितना भी आपको डिफॉल्ट हो सकता है, एक्सपेक्टेड डिफॉल्ट है, वो उसको फुलफिल कर ले. द सफिशिएंसी ऑफ द कॉर्पस शैल बी टेस्टेड पीरियडिकली बाय द सेबी. द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड शैल बी अंडर द नॉर्म स्पेसिफाइड बाय द सेबी. तो सेबी इसको प्रोविजन इसको सुपरवाइज करेगा और सेबी की देखरेख में ही सारा काम होगा. सेबी हैज डायरेक्टेड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन टू हैव अ फंड कॉल्ड कोर एसजीएफ, यानी कोर सेटलमेंट गारंटी फंड, फॉर ईच सेगमेंट ऑफ ईच रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. तो सारे सेगमेंट्स के लिए इनको क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को बनाना पड़ेगा. तो मान के चलिए इक्विटीज के लिए अलग बनाना पड़ेगा, डेरिवेटिव्स के लिए अलग बनाना पड़ेगा, करेंसी डेरिवेटिव्स के लिए अलग बनाना पड़ेगा. और इसमें से पैसा कहाँ से आएगा, सोच के देखिए इसमें पैसा कहाँ पे आएगा, कहाँ से आएगा. तो जो भी ट्रेडिंग मेंबर्स है ये बेस मिनिमम कैपिटल रखवाते हैं. ट्रेडिंग मेंबर्स या क्लियरिंग मेंबर से जो भी बेस मिनिमम कैपिटल आती है वो बेस मिनिमम कैपिटल वो गारंटी फंड के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं. तो हम मान के चलिए अगर ट्रेडिंग मेंबर या क्लियरिंग मेंबर से कोई डिफॉल्ट आ रहा है, क्योंकि रियल लाइफ के अंदर वहीं से डिफॉल्ट आता है, अगर वहाँ से डिफॉल्ट आ रहा है तो उन्होंने जितनी बेस मिनिमम कैपिटल क्लियरिंग हाउस पर डिपॉजिट करा रखी है वो उसी के थ्रू वहाँ से वो डिडक्ट कर लेगा. ठीक है, तो इस तरीके से गारंटी फंड के अंदर जो पैसा है वो वहाँ से आता है. ठीक है, सो दिस वॉज द लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर and we'll meet with the new chapter in the next video. That's it for today's class. We'll discuss the new topic in next video.